हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आइए आज शुरुआत करते हैं इकोनॉमी का चैप्टर 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय लेखा क्या है और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय मापन, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। सॉरी, यहाँ पर ये एन होगा। सन 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आय समिति के सलाहकार साइमन कुजनेट्स के मुताबिक किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को 3 विधियों से मापा जा सकता है। ये कौन कौन सी विधियाँ हैं। पहला है उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन मेथड, दूसरा है आय विधि यानी इनकम मेथड और तीसरा है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है उत्पादन विधि। इसको हम मूल्यवर्धित विधि भी कहते हैं यानी प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड। इस विधि के अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मौद्रिक मूल्य ज्ञात करते हैं। मतलब पहले किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्य को ज्ञात करते हैं। इसके बाद सभी मूल्यों का योग करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, जिससे हमें अंतिम उत्पाद योग यानी कि फाइनल प्रोडक्ट टोटल निकल के आ जाता है। इसे हम फाइनल प्रोडक्ट टोटल भी कहते हैं। ठीक है। यह वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को दर्शाता है। ठीक है। छोटा सा एक जीडीपी का ओवरव्यू देख लेते हैं। किसी भी देश की सीमा के अंदर स्थानीय और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इकोनॉमी वाले में जाके देखिए, चैप्टर 2 का पार्ट 2। उसमें हमने समझाया है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी क्या है, डिटेल में है। ठीक है। वास्तव में राष्ट्रीय आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। इसकी गणना के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के मूल्य में विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ा जाता है और उसके बाद मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, जिसके बाद हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, जीडीपी में विदेशों से शुद्ध अर्जित शुद्ध आय को जोड़ना होगा, उसके बाद डिप्रिसिएशन को घटा देना होगा, तो हम राष्ट्रीय आय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आया है साधन लागत। साधन लागत क्या है, विदेशों से अर्जित शुद्ध आय क्या है और मूल्यह्रास किसे कहते हैं, डिप्रिसिएशन। आइए इनको एक एक करके देखेंगे। पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय आय की लागत, कॉस्ट ऑफ नेशनल इनकम। किसी भी देश में राष्ट्रीय आय यानी उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत पर की जा सकती है या फिर बाजार लागत पर की जाती है। साधन लागत को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं और बाजार लागत को मार्केट प्राइस कहते हैं। अब देखते हैं साधन लागत क्या है, फैक्टर कॉस्ट। यह उत्पादक या कंपनी के मालिक द्वारा मूलतः निवेश की गई लागत होती है, जैसे पूंजी की लागत, कच्चे माल, ऋणों पर ब्याज, श्रम, किराया, बिजली व अन्य खर्चे आदि।
देखिए, अगर कोई भी अगर कंपनी अगर चलाता है या फिर आप छोटा सा बिजनेस भी करते हैं तो आपको लागत तो लगानी ही पड़ेगी, पूंजी लगानी पड़ेगी, फिर आपको कच्चा माल खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको ऋण लेना पड़ेगा। अगर आप 2-3 आदमी को रखते तो उनको कुछ पैसा देना होगा। अगर भूमि अगर लेते हैं, किसी घर को किराए पर लेते तो उसका किराया देना होगा, बिजली का खर्चा। तो ये सबको जो मिला के जब सबको जोड़ दिया जाता है तो इसी को हम साधन लागत कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तब जाके आप किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे, पहले आपको ये लगाना पड़ेगा। किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। यही चीज़ है, ये जो ऊपर वाला है, ये सबको जोड़ दिया जाएगा, जितनी लागत है तो आपको फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा, साधन लागत। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है। ये देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। जो कर भुगतान करते हैं सरकार को, उसको हम लोग साधन लागत में काउंट नहीं करते। अगला देखते हैं बाजार लागत, मार्केट प्राइस। यह वही मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय विक्रेता को अदा करता है। देखिए, जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, आप टूथपेस्ट खरीद के लाते हैं, तो मान लीजिए 10 रुपये का खरीद के लाते हैं, तो आप उसको अन्य इंडिया में कहीं और भी खरीदेंगे तो आपको 10 रुपये का ही मिलेगा, क्योंकि वो उसका मार्केट प्राइस है, फिक्स रहता है ना। तो उसी को हम लोग बाजार लागत कहते हैं। वस्तु एवं सेवा के साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद ही बाजार लागत निकाली जाती है। अब देखिए, अप्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद निकालते हैं बाजार लागत। तो ये अप्रत्यक्ष कर कौन लगाता है? तो ये सरकार लगाती है। कैसे? अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट, मतलब आपसे डायरेक्ट नहीं लेगी, बल्कि कर वो आपसे ले रही है लेकिन इनडायरेक्ट ले रही है, डायरेक्ट नहीं। कैसे? देखिए, जब आप टूथपेस्ट खरीदने गए तो आपको 10 रुपये का मिला, लेकिन जब कंपनी ने उसको बनाया होगा तो एक्चुअल उसकी प्राइस जो होगी, पूरा जो खर्चा आया होगा वो 8 रुपये आया होगा। ठीक है, तो कंपनी के लिए तो 8 रुपये है, लेकिन आपको कितने में मिल रहा है? 10 रुपये में। यानी कि जो 2 रुपया है उस पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया है। तो जब आप दुकान से सामान खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, तो आप 10 रुपये देते हैं क्योंकि उस पर 10 रुपये लिखा है। तो 10 रुपये कहाँ जाता है? कंपनी के खाते में। तो 10 रुपये में से क्या होगा कि 8 रुपया ही कंपनी के खाते में जाएगा, और जो 2 रुपया है वो सरकार के खाते में कर के रूप में जमा किया जाएगा। ठीक है, यही है इनडायरेक्ट टैक्स, कर। सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है। देखिए, साधन लागत में से अनुदान को घटा दिया जाता है, क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय उसकी गणना कर ली जाती है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए, देखिए अभी हमने पढ़ा कि साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर साधन लागत में से अनुदान को घटा दिया जाता है। कहने का मतलब कि जब आप कोई कंपनी, अगर कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो होता है कि आपने खुद इन्वेस्ट किया, अपना पूरा पैसा लगाया, और एक होता है कि आप भी लगाते हैं और सरकार भी उसमें अनुदान देती है। मान लीजिए आपने 60 रुपया लगाया तो सरकार ने 40 रुपया अनुदान दिया। तो जो 60 रुपये और 40 रुपया एक उसी समय गणना उसकी हो जाती है, क्योंकि आपने ये हो जाएगा कि आपने 100 रुपये का पूंजी लगाया। 60 ये नहीं होगा कि 60 आपने लगाया और 40 सरकार ने लगाया। आप टोटल काउंट करेंगे तो 100 रुपये आपने लगाया, तो उसी समय उसकी गणना हो जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ इसलिए घटाया जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी 100 रुपये काउंट कर चुके हैं। सरकार ने जो अनुदान दिया है वो भी 40 रुपया काउंट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ घटा दिया जाता है। जब राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो सरकार वाला अनुदान भी इसलिए घटाया जाता है कि वो 2 बार काउंट हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 100 रुपया उसमें काउंट किया है और पता चला कि आपने फिर से 40 रुपये जोड़ लिया कि सरकार ने अनुदान दिया है, तो 140 रुपया हो जाएगा। तो इससे राष्ट्रीय आय की गणना में अंतर आ जाएगा, है ना। तो इसलिए उसको घटा लिया जाता है। अब देखिए,
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर होता था, लेकिन जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा बाजार मूल्य पर ही की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से शुद्ध साधन आय किसी देश के सामान्य लोगों द्वारा दूसरे देशों को अपने साधन, सेवाएं और संपत्ति प्राप्त करने के बदले आय, जैसे कि लगान हो गया, मजदूरी हो गया, ब्याज हो गया, लाभांश हो गया, और उस देश की घरेलू सीमा में विदेशी लोगों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में दी गई आय के अंतर के बराबर होता है। इसको ऐसे समझिए, ये है भारत और ये है अमेरिका। ठीक है। तो भारत से कुछ लोग अमेरिका में जाके बस गए और वहाँ पर वो कमा रहे हैं, और क्या करते हैं कि वो वहाँ से कुछ अपना हिस्सा अपने घर वालों को भारत में भेज देते हैं। तो कैसे भेजते हैं? अकाउंट में भेजते हैं। तो अकाउंट में भेजते तो ये सरकार के नॉलेज में रहते कि यहाँ से इतना पैसा इंडिया में आया। ठीक है। तो ये भी एक इनकम हो गया। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये अमेरिका के कुछ लोग भारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है। तो सरकार उनके बदले में उन्हें सैलरी दे रही है। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये पैसा वहाँ भेज रहे हैं। तो जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा, जब दोनों का अंतर निकाला जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे विदेशों से शुद्ध साधन आय। ठीक है। यह प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। कैसे? भारत के लोग अगर ज़्यादा भेजेंगे तो प्लस में होगा, और विदेश के लोग अगर ज़्यादा भेजेंगे तब जो दोनों का हम दोनों को घटाएंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन। किसी कारणवश अचल संपत्ति यानी फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आना ही मूल्य ह्रास कहलाता है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का फ़ोन खरीदा, ओप्पो का, 4 साल पहले खरीदा था। 4 साल बाद जब उस फ़ोन को बेचने के लिए जाएंगे तो वो फ़ोन कोई 10,000 में नहीं लेगा, उसकी कीमत 4,000 रुपये आ जाएगी घट के। ठीक है। तो इसी को हम मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है किसी कारणवश, जैसे मान लीजिए आपने ओप्पो 4 साल पहले ख़रीदा था, तो 4 साल पहले उस फ़ोन की कीमत 10,000 रुपये थी, लेकिन जब आप बेचने गए तो उसी फ़ोन की कीमत 4,000 रुपये हो गई। क्यों? क्योंकि वो फ़ोन था, वो 4 साल पहले का था। हो सकता है उसमें कुछ नया वर्जन डाला हो कंपनी ने। आपने 4 साल पहले ख़रीदा था तो उसमें हो सकता है आपका व्हाट्सअप न चलता हो, और जो नया फ़ोन 4 साल बाद आप ख़रीदने गए तो नया फ़ोन जो आया है उसमें व्हाट्सअप फीचर भी दे दिया हो कि व्हाट्सअप उसमें चल रहा है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, तो इसलिए उसका दाम अपडेट करके दिया, है ना। तो यही चीज़ है मूल्यह्रास। तो आपके फ़ोन की कीमत 4,000 रुपये लगाई जाएगी, लेकिन जो नई फ़ोन आई है वो 10,000 रुपये में ही आपको मिलेगा, है ना। तो ये है डेप्रिसिएशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मूल्यह्रास अचल संपत्तियों के मूल्य में उतार चढ़ाव का परिणाम नहीं है, क्योंकि उतार चढ़ाव अचल संपत्ति के बाजार मूल्य से संबंधित है, जबकि मूल्यह्रास ऐतिहासिक लागत से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतिम माल उन वस्तुओं को संदर्भित करता है जो सीधे खपत होती है और आगे के उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग नहीं की जाती है। ठीक है। जैसे कि वही मान लीजिए टूथपेस्ट है, आपने उसको खरीद के लाया, उसका इस्तेमाल कर लिया, तो उसका क्या इस्तेमाल होगा? दूसरा कुछ नहीं होगा। तो वही अंतिम वस्तु है। उत्पादन प्रक्रिया में आगे उपयोग किए जाने वाले माल को मध्यवर्ती उपभोग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जिसको आगे भी दोबारा उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो उसको हम मध्यवर्ती उपभोग कहेंगे उस वस्तु को। ठीक है।
अंतिम माल के मूल्य में मध्यवर्ती माल का मूल्य पहले से ही शामिल है, इसीलिए हम राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती माल के मूल्य की गणना नहीं करते, नहीं तो माल के मूल्य की दोहरी गिनती होगी। अभी बताया ना मैंने, कुछ दिन जब प्रोडक्शन होता है, जब उत्पादन होता है, तो उसी समय उसको काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो जब फिर उसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे, दोबारा उसको जब दोबारा वो उपभोग में आएगा, इस्तेमाल में आएगा, प्रयोग में आएगा, तो आप उसके मूल्य को दोबारा काउंट नहीं करेंगे राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, नहीं तो उसके मूल्य की 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना में अंतर होगा। अब तीसरा देखते हैं आय विधि, इनकम मेथड। सॉरी, दूसरा है यह आय विधि, इनकम मेथड। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय को कारक आय के प्रवाह के रूप में मापा जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध मौद्रिक आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ये कारक कौन कौन से हैं? तो श्रम है, पूंजी है, भूमि, उद्यमिता, ये सब कारक हैं। कहने का मतलब देखिए, हेडिंग से ही आप समझ जाइए, आय विधि, आय कितनी आय हो रही है। आय कहीं भी होती है, कहीं भी हो सकती है, श्रम में हो सकती है, पूंजी के अकॉर्डिंग हो सकती है, भूमि अगर मान लीजिए किराए पर दी है तो उसको किराया आप देंगे, वो भी लाभ ही हो रहा है एक तरीके से। उद्यमिता, अगर मान लीजिए कोई उद्यमिता है, किसी ने कंपनी खोल रखी है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ लाभ कमाएगा, इनकम होगी। यहाँ देख लीजिए, पूंजी को ब्याज मिलता है, श्रम को वेतन मिलता है, भूमि का किराया मिलता है और उद्यमिता को उनके पारिश्रमिक के रूप में लाभ मिलता है। तो इन सभी को जब पूरे देश में, पूरे एक बाउंड्री के अंदर जब सभी लोगों की इनकम को जब जोड़ दिया जाता है, तो हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं। इसी को हम आय विधि कहते हैं। इसके अलावा कुछ स्वनियोजित व्यक्ति हैं जो अपने स्वयं के श्रम और पूंजी को नियोजित करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, ये क्या करते हैं कि अपना एक क्लिनिक खोल लेते हैं, अपना एक ऑफिस खोल लेते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फीस के एवज में कुछ ना कुछ आप देंगे ही, तो वो इनकम हो गई उनकी। तो ये सबको जोड़ लिया जाता है पूरे भारत के अंदर, बाउंड्री के अंदर जितनी इनकम हो रही है लोगों की, सबको जब जोड़ लिया जाएगा तो इसी को हम कहेंगे इनकम मेथड, आय विधि, और इससे हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। डॉक्टर बाउले और रॉबर्टसन के अनुसार इस विधि के तहत आयकर देने वाले सभी लोगों के आय को जोड़ दिया जाता है। देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि हमारे यहाँ 2 क्षेत्र हैं, एक है संगठित क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। तो जो संगठित है उसको तो सरकार आसानी से उनके आय को काउंट कर लेती है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है उनके आय को काउंट नहीं किया जा सकता, तो सिर्फ आकलन करते हैं, ठीक है। तो यही है, जो आयकर देने वाले हैं ये संगठित क्षेत्र के लोग और असंगठित भी हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब अकाउंट से जब पे करते हैं, जब आयकर देते हैं, तो सरकार को पता चल जाता है कि उनकी इनकम कितनी हुई है, कितना उन्होंने इनकम टैक्स पे किया है। तो इसे भी एक आइडिया मिल जाता है कि इतने लोगों के पास इतनी इनकम हुई है। हाँ, तीसरा है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इस पद्धति में राष्ट्रीय आय को व्यय के प्रवाह के रूप में मापा जाता है। कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। इससे आय की गणना करने के लिए उपभोक्ताओं की आय तथा उनकी बचत से संबंधित आंकड़ों का उपलब्ध होना जरूरी होता है, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि उसके पास कितनी आय हुई और बचत कितनी है? तो ये बहुत कठिन काम है। चूँकि इससे आंकड़े सही उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए इस विधि का कम ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इससे भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, ठीक है।